अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की जिस मूवी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है राधे श्याम। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं चंद साइंसदानों को जो एक पामिस्ट परमहंसा से मिलने आते हैं। इन साइंसदानों में दो किस्म के लोग थे, एक गैब को मानने वाले और दूसरे ना मानने वाले। लेकिन परमहंसा इन दोनों को एक बहुत मजबूत दलील देते हैं, साइंस जो समझ में ना आए इसे समझना है, इसे जुटलाना नहीं। फिर हम देखते हैं आइंस्टाइन ऑफ पामिस्ट्री द ग्रेट विक्रम आदित्य को, जो कि परमहंसा का एक काबिल शागिर्द है, जो इस वक्त इंदिरा गांधी का हाथ देखने आया था और इन्हें बताता है कि आप बहुत जल्द इंडिया में इमरजेंसी नाफिज करने वाली हो, और होता भी ऐसा ही है। इस ग्रेट टैलेंट के साथ हमारा हीरो एक प्ले बॉय भी था, जो इसका शौक नहीं मजबूरी थी, और इसकी मजबूरी ये थी कि इसके हाथों में लव लाइन नहीं थी, लेकिन ये लव लाइन एक परी के हाथों में थी जिसका नाम था प्रेरणा, और वो एक डॉक्टर थी और इस वक्त ट्रेन के ज़रिए अपने हॉस्पिटल जा रही थी। चंद लड़के इससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वह इनके हाथों में पतंग की तरह झूलने लगती है। पतंग कटने के डर से सभी के होश गुम हो जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। प्रेरणा हॉस्पिटल पहुंचती है तो इसका टाकरा एक शिप के कैप्टन से होता है, जिसे सारी बीमारियों को छोड़ सिर्फ एक बीमारी थी, वहम। अब डॉक्टर तो इसका इलाज करने से रहे। इसी के साथ हम देखते हैं आदित्य को, जो अपनी माँ और दोस्त को मिलने घर आता है। आदित्य डेली रूटीन में एक डायरी लिख रहा था जो किसी को भी पढ़ने की इजाज़त ना थी, जिसकी वजह इसकी माँ बताते हुए कहती है, हर आदमी डायरी में अपना गुजरा हुआ कल लिखता है, मगर आदित्य वाहिद वो आदमी है जो अपनी डायरी में अपना आने वाला कल लिखता है। अगले दिन आदित्य ट्रेन के ज़रिए कहीं जा रहा था। इत्तेफाक से इसकी मुलाकात प्रेरणा से हो जाती है। वो इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, प्रेरणा आदत से मजबूर इसके साथ पतंग वाला खेल खेलना शुरू कर देती है। लेकिन आदित्य भी कम न था, वो प्रेरणा ही की डोर के सहारे इससे पेचा लड़ाना शुरू कर देता है। इससे पहले कि पतंगे कटती, प्रेरणा की आंख खुल जाती है और वो आदित्य को अंदर खींच लेती है। आदित्य प्रेरणा का नाम जानना चाहता था, इसलिए वो इसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन प्रेरणा सब कुछ किस्मत पर छोड़ देती है, और किस्मत तो आदित्य जानता ही था। चंद दिनों बाद परमहंसा आदित्य से मिलने आते हैं। इनके हाथों में इनके 70 साल का तजुर्बा, यानी इनकी बुक पामिस्ट्री 99% साइंस थी। वो आदित्य को इसका मतन लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य नाम देखकर बिगड़ जाता है और कहता है, पामिस्ट्री 100% साइंस है और सच भी। परमहंसा आदित्य की बातें सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे एक रईस आदमी आनंद राजपूत से मिलने का कहते हैं। आदित्य ना चाहते हुए भी आनंद से मिलने पहुंच जाता है। आनंद एक बिजनेसमैन का वारिस था, लेकिन इसे सियासत में दिलचस्पी थी। आदित्य इसका हाथ देखने के बाद बताता है कि 20 नवंबर को वो अपना कारोबार संभालेगा। सियासत में इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। बाहर निकलते ही आदित्य का एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी मुलाकात प्रेरणा से होती है। किस्मत को उस पर तरस आ ही गया था। आदित्य के हॉस्पिटल में आने से मुन्ना भाई MBBS वाला सीन शुरू हो जाता है। वो सभी डॉक्टर्स की नाक में दम कर देता है, लेकिन वो अपनी फिलॉसफी ऑफ डेथ प्रैक्टिस की वजह से प्रेरणा को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो जाता है। वो प्रेरणा को अपने बेहुदा ख्यालों से आगाह करता है और कल सुबह 10 बजे मिलने का कहता है। अगली सुबह प्रेरणा मेडिकल कैंप के बहाने अपने शहर से दूर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो स्टॉप पर उतरती है, आदित्य को अपने सामने पाती है, जो अपनी बाइक पर 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके सिर्फ इसी के लिए आया था। मछली जाल में फंस चुकी थी, और यहाँ हम देखते हैं घरों की अच्छी बच्चियाँ बाहर कैसी बच्चियाँ होती हैं। आदित्य और प्रेरणा की कहानी का सभी को पता चल चुका था। वैसे भी चांद निकले तो सभी देखते हैं, इसमें नया क्या था।
खैर, ये दोनों ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। वहाँ मौजूद एक आदमी आदित्य के पास आता है और इससे गुजारिश करता है कि इसकी बेटी तारा का हाथ देखकर इसके फ्यूचर के बारे में से कुछ बताए। आदित्य तारा का हाथ देखकर इसे पढ़ाई पर फोकस करने की नसीहत और खेलों से दूर रहने का मशवरा देता है। नसीहत और मशवरा हर किसी को हज़म नहीं होता। इसी दौरान ट्रेन में मौजूद सभी लोग अपना हाथ आदित्य के सामने कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बेजार होकर प्रेरणा के साथ अगले स्टॉप पर उतर जाता है। चंद कदम चलने के बाद इसे महसूस होता है कि अभी जिन लोगों के हाथों पर इसने सरसरी सी नज़र डाली थी, इनकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। वो प्रेरणा को बताता है कि ये सभी लोग मरने वाले हैं और ख़ुद इनको बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए रेल के ट्रैक पर एक दरख्त गिरा देता है, मगर ट्रेन अपना रास्ता बदल लेती है। प्रेरणा आदित्य को काफ़ी हल्के में ले रही थी, लेकिन जैसे ही अगले दिन वो टीवी पर कल हुए ट्रेन हादसे को देखती है, तभी वो आदित्य के हुनर का एतराफ़ करती है। इसकी आदित्य के लिए गहरी होती फीलिंग्स देखकर इसके अंकल इसे आदित्य से दूर रहने के लिए कहते हैं, मगर प्रेरणा अपनी तकदीर के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो आदित्य से मिलने एक खूबसूरत झील पर आती है। वो इसे अपना हाथ दिखाती है। आदित्य कहता है, बहुत हाथ देखे हैं, मगर ऐसा खूबसूरत हाथ पहले कभी नहीं देखा। फिर वो दो जुड़वा बच्चों की खुशखबरी 40 साल की उम्र में अपने हॉस्पिटल का इफ्तिताह और 74 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ की पेशगोई करता है। लेकिन इसी दौरान प्रेरणा की नाक से खून बहने लगता है। जब वो इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो इसे मालूम होता है प्रेरणा को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर के मुताबिक प्रेरणा चंद दिनों में मरने वाली थी। डॉक्टर की बातें सुनकर आदित्य प्रेरणा के पास आता है और इसे बताता है, मैं नहीं जानता कैसे, मगर तुम जियोगी। मेरी प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं हुई। डॉक्टर को आदित्य की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो इसे पकड़कर बाहर निकाल देता है, मगर आदित्य पूरे यकीन से जाते जाते कहता है, तुम जियोगी। अगर कोई पूछे तो कह देना, विक्रम आदित्य ने कहा है। प्रेरणा आदित्य के हुनर की झलक देख चुकी थी, इसलिए वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट्स भेजना शुरू कर देती है। डीन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो आदित्य को झूठा साबित करने के लिए एक प्लान बनाता है। वो अपने और 4 मुर्दा लोगों के दोनों हाथों के प्रिंट लेकर आदित्य के सामने फेंक देता है और इन लोगों का फ्यूचर बताने के लिए कहता है। आदित्य प्रिंट देखते ही बता देता है कि ये 10 नहीं 5 लोगों के प्रिंट हैं। फिर वो बारी बारी सभी की डिटेल बताना शुरू कर देता है, पैदा होने से लेकर मरने तक। जैसे ही वो डॉक्टर की तफसील बताता है, डीन इसके हाथ पकड़ लेता है। वैसे हालत तो साले की पैर पकड़ने वाली थी। खैर, जो भी हो वो मान तो गया। डीन प्रेरणा के पास आता है और कहता है, अगर आदित्य ने कहा है तुम जियोगी तो तुम जियोगी। अच्छा हुआ मान गया, ना मानने वालों की तो जेलें भरी हैं। प्रेरणा आदित्य को लेकर काफ़ी सीरियस थी। वो इससे मिलने इसके घर आती है। आदित्य इसे अपना घर दिखाता है। इसी दौरान आदित्य की फ्यूचर डायरी प्रेरणा के हाथ लग जाती है, लेकिन आदित्य के वक्त पर आ जाने की वजह से वो पास्ट तक ही पढ़ पाती है। डिनर के बाद वो दोनों बाहर खूबसूरत रात में एक दूसरे के करीब बैठ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि प्रेरणा प्रपोज करती, आदित्य इसे बताता है कि वो बहुत जल्द ये मुल्क छोड़कर जा रहा है। प्रेरणा के इमोशनल होने पर वो इसे अपना लव लाइन से आरी हाथ दिखाता है। प्रेरणा दुखी होकर घर चली आती है और आते ही पानी में पानी हो जाती है। यहाँ हमें 2 सीन एक साथ देखने को मिलते हैं। एक तरफ प्रेरणा पानी में डूबी अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ आदित्य परम हमसा से मिलने पहुंच चुका था। परम हमसा की किताब देखकर आदित्य को मिर्चें लग जाती हैं। वो इनसे पूछता है, केमिस्ट्री 99% क्यों, 100% क्यों नहीं? जिस पर वो कहते हैं, कोई भी इल्म 100% सच नहीं हो सकता।
99% लोग किस्मत को मानते हैं, लेकिन 1% लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। और यही वो लोग हैं जिनकी कहानियाँ तारीख में रकम है। और वो आदित्य का हाथ पकड़कर उसका फ्यूचर देखने लगते हैं, लेकिन जल्द ही घबराकर वो उसका हाथ छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ प्रेरणा देखती है कि आदित्य आखिरी बार सबसे मिल रहा था और वो बहुत जल्द पानी की गहराइयों में एक पत्थर की तरह डूबने वाला था। आदित्य की डायरी देखकर अल्लू अर्जुन की मूवी आर्या याद आ गई। बहुत जल्द इसे भी एक्सप्लेन करूँगा। अगले दिन आदित्य प्रेरणा से मिलने आता है, लेकिन प्रेरणा के कुलीग इसे रास्ते में रोक लेते हैं और आने की वजह पूछते हैं, जिस पर वो इन्हें एक हेयर क्लिप दिखाता है जिसकी असल कीमत तो 8 आने थी, मगर इसे हासिल करने के लिए जो इसने किया, इससे ये क्लिप अनमोल हो गया। प्रेरणा मौका पर पहुंच जाती है। आदित्य इसे क्लिप गिफ्ट करता है और लास्ट डांस की गुजारिश करता है। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश कौन पूरी न करना चाहेगा। डांस के बाद प्रेरणा इसे एक गिफ्ट देती है जिस पर लिखा था, इसे 26 नवंबर को खोलना। वैसे दोस्तों, मैं आपको बताता चलो, 26 नवंबर आदित्य के मुताबिक वो दिन था जिस दिन ये समुद्र में डूब जाएगा। आदित्य अपने दोस्त को मिलता है और हमेशा माँ का ख्याल रखने की तलकीन करता है। माँ से मिलते वक्त वो काफ़ी जज्बाती हो जाता है। माँ चाह के भी समझ नहीं पाती आखिर बात क्या है। वैसे दोस्तों, मैं ये सीन देखते वक्त काफ़ी इमोशनल हो गया, क्योंकि आज से चंद साल पहले मैं अपने घर से बहुत दूर गया था और उस वक्त मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन वापस आने के बाद मेरी हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी वजह, जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ के बाल बिल्कुल काले थे, लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरी माँ के बाल सफ़ेद हो चुके थे। आज जब भी मैं वो दिन याद करता हूँ तो काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ। बहरहाल, हम आते हैं स्टोरी की मेन लाइन की तरफ। आदित्य की पेशगोइयाँ मुकम्मल हो रही थी। प्रेरणा का इलाज दरियाफ्त हो चुका था। अनंत का बाप मर चुका था, जिसकी वजह से इसे अपना बिजनेस संभालना पड़ गया। ये तस्वीर वैसी ही थी जैसी आदित्य ने देखी थी, मगर इसका एक और भी रुख था। आदित्य घर से बाहर निकलता है तो इसकी मुलाकात तारा से होती है। इसका वो हाथ कट चुका था जो आदित्य ने देखा था, जिस पर वो आदित्य से कहती है, क्या उन लोगों की तकदीर नहीं होती जिनके हाथ नहीं होते। अब मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगी और जो चाहे बनूंगी। और फिर आखिर 26 नवंबर का दिन आ ही जाता है। आदित्य प्रेरणा का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है तो वो अपनी डायरी देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इसके फ्यूचर से आगे भी कुछ लिखा जा चुका था। प्रेरणा इसके प्यार की खातिर जान देने जा रही थी। ज़िंदगी के आखिरी लम्हों ने इसे अजीब से मोड़ पर ला खड़ा किया था। प्रेरणा की जान जाती तो इसका ईमान जाता। अगर वो अपनी तकदीर बदलता तो मिस्ट्री 99% सच रह जाती। जो भी था इसके हाथ में था। आगे कुआं पीछे खाई, गिरना तो था, और वो गिरता है अपनी जान को बचाने की खातिर, अपने ईमान को बचाने की खातिर। वो डॉक्टर को कॉल करता है और प्रेरणा से बात करते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए ज़िंदा रहना, मैं तुम्हारे लिए आऊँगा। और अपनी तकदीर से लड़कर पहुँचता है प्रेरणा के पास। इसीलिए इल्लामा इकबाल ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की ये एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइएगा। और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।